अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। आज की सबसे अहम जो खबर है उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह बयान कि नाजायज़ हुकूमत को अवाम के हकूक़ पर डाका डालने नहीं देंगे। इसके अलावा अदम एतमाद की बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार, तो उसका आज रिप्लाई किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने। उन्होंने कहा है कि हमें इस्तीफ़े न देने का ताना देने वाले अदम एतमाद क्यों पेश नहीं करते। 6 मेंबरान पर अदम एतमाद की बात नहीं की जा सकती, इससे बड़ी हिमाकत की बात कोई नहीं हो सकती। ये रिप्लाई किया है आज फजल रहमान साहब ने, PDM के सरबराह भी हैं, और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्योंकि बार बार कहा था कि अदम एतमाद हो और पंजाब से आगाज़ उसका होना चाहिए। गो के कल एक तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान असम्बली में पेश की गई है और वो ज़ाहिर भी रिजल्ट उसका आएगा कि जनाब हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि 16 मेंबरान के दस्तखत हैं जो ये पेश की गई है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे थे उस पर आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जवाब दिया है उसका, और उन्होंने कहा है कि जी हमें इस्तीफ़ा न देने के ताने देने वाले अदम एतमाद पेश क्यों नहीं करते। उनको चाहिए कि अदम एतमाद पेश कर दें। 6 मेंबरान पर अदम एतमाद की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 या 7 सीट्स हैं पंजाब में उनके पास। तो उस पर उन्होंने कहा इससे बड़ी हमाकत की बात नहीं हो सकती। जब आपके पास टोटल 6 या 7 नशिस्तें हैं तो फिर किस तरह तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। और दूसरी खबर जिस पर हमने 2-3 प्रोग्राम्स भी किए और आज जनाब उसके हवाले से थोड़ी सी मज़ीद डेवलपमेंट आई सामने। के इलेक्ट्रिक के जरिए जो टैक्स की वसूली का मामला था उस पर के इलेक्ट्रिक ने KMC के लिए टैक्स इकट्ठा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। तो कमिश्नर कराची अफजल जैदी साहब, उन्होंने भी सिंध हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिख दिया है। अब वफाक से रुजू करेगी सिंध हुकूमत और वो चाहेंगे कि जनाब इस पर अमल दरामद हो जाए। इस पर हम बात करेंगे। और डॉलर की ऊंची उड़ान सबके सामने 170 रुपये पर पहुंच चुका है डॉलर। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 170 रुपये पर डॉलर पहुंच चुका है। और खान साहब कहा करते थे कि 1 रुपया भी अगर डॉलर महंगा होता है तो पाकिस्तान पर जो कर्जा है उसमें करोड़ों रुपए का इजाफा हो जाता है। तो आप देख लीजिए खान साहब की जो बातें हैं वो कहाँ पहुँच चुकी हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और मेंबर रहे सिंध असम्बली के डॉक्टर महफूज यार खान साहब। किस तारीख को मुताज नहीं, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा दूसरे मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और लेकिन आगाज़ यहीं से करते हैं। सर एक तो ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अदम एतमाद हो सकती है, पंजाब से आगाज़ हो सकता है। आप चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि ये अदम एतमाद की जो बात की जाती है बार बार, और बुज़दार साहब की चूँकि कहा जाता है कमज़ोर हुकूमत है, इस तरह तो खैर कौमी असम्बली में भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग इत्तेहादी हैं, आप लोग भी अगर बाहर आ जाएं तो हुकूमत गिर सकती है। आपको लगता है कोई इस तरह की मूव हो सकती है? देखिए, जो कार्रवाई या 3 साल का जो रिकॉर्ड है वो इस काबिल नहीं है कि PTI इस पे स्टैंड कर पाए। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा है और इतने शर्मिंदा हैं कि इस इत्तेहाद की वजह से हमें शहर से, जहाँ हम पूरा शहर जीतते थे, सिर्फ 3 नशिस्तें मिली। तो हैदराबाद की 7 नशिस्तों ने हमारा गम थोड़ा सा गलत कर दिया। तो मैं तो आज भी आपके इस प्रोग्राम में इस बात का आदा करता हूँ कि जब भी पार्टी का कोई फैसला कुन इजलास होगा तो मैं हुकूमत से बाहर निकलने की बात करूँगा। इसलिए अगर हम हुकूमत से बाहर ना निकले तो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी हमें इसी किस्म के मामलात को देखना पड़ेगा। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं डॉक्टर महफूज यार खान साहब आप, कि आप इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के, और इत्तेहादी होने की वजह से कराची में आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। उसकी बड़ी वजह आप करार दे रहे हैं कि वो PTI का इत्तेहादी होना है। अब अगर इजलास होता है तो डॉक्टर महफूज यार खान साहब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं इस बात पर पार्टी में आवाज़ उठाऊंगा कि जनाब बाहर आना चाहिए हमें, इसी लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी, वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी कुछ नहीं है, तो हमें नई मजीद उनके साथ चलना चाहिए। आप ज़ाहिर सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर भी हैं राब्ता कमेटी के। सर तो आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, लेकिन PTI की वजह से अगर हो रहा है महफूज यार खान साहब, तो आप तो 3 सीटों पर आ गए 14 से। नहीं, टोटल नहीं जी, आप उसको एक वजह ये भी है, एक वजह है उसमें। लेकिन सर देखिए सबसे बड़ी वजह तो ये है कि MQM ने वो जो तवक्कुआत थी हमारी, हमने उस अंदाज से डिलीवर नहीं किया, और लोगों के हमारे खिलाफ जो एहतजाज था उन्होंने घर में बैठकर एहतजाज का मुजाहरा किया और वोट डालने निकले नहीं, इसलिए आप कह रहे हैं। लेकिन इसमें सर एक छोटा सा मैं ज़मीनी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा कि इत्तेहादी होने की वजह से
आपको नुकसान भी हुआ, यानी एक वजह ये भी है। तो इसमें थोड़ा सा ये बताइए मुझे कि इत्तेहादी होने की वजह से नुकसान अगर हुआ, और आप पीटीआई की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई वालों ने सर जितनी सीटें आपके पास हुआ करती थी वो सारी सीटें तो उन्होंने जीत ली। तो इसका मतलब है कि अगर पीटीआई की वजह से आपको वोट नहीं देते और पीटीआई की कारकर्दगी से लोग नाराज हैं, तो फिर उनको वोट किस तरह पड़ गया? देखिए, उनका वोट तो फरिश्ते डालते हैं। अच्छा, आज भी आप ये कह रहे हैं, आज भी आप ये कह रहे हैं पीटीआई को वजह ये है कि डाला है? जिस तरीके से 14 सीटें कौमी असम्बली की उन्होंने जीती हैं, और आज इलेक्शन कमीशन पे भी इसी अंदाज से बातचीत हो रही है, तो ये जो सीटें पीटीआई देखिए जहां से जीती, जहां से उनका सदर और गवर्नर है, वहां से हार गए। तो ये तो पॉपुलरिटी पता चल जाती है ना। जैसे डिफेंस क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, सदर पाकिस्तान भी यहीं से हैं, गवर्नर साहब भी यहीं से हैं, और जितने इनके वुज़रा हैं 4-5 जो भी हैं वो सब यहीं रहते हैं, एमएनएज। तो जो अब ये वो नहीं बचा पाए तो आगे क्या करेंगे, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें इसका तज्जिया करना चाहिए और अपने मामलात को बेहतर करने के लिए अपनी तंजीमें नौ करनी चाहिए। दोबारा नौजवान क़यादत को हम सामने लेकर आएंगे, ताकि मेरे जैसे लोग तो अब शायद या तो बूढ़े हो गए या थक गए हैं। हम में जो लगन थी, तो नए नौजवान आए और राब्ता कमेटी भी चला। अच्छा सर, ठीक है ये बात तो, लेकिन आप नहीं समझते कि लोगों ने रिजेक्ट जो किया है, एक वजह तो चले पीटीआई की, आपने कहा जी कारकर्दगी अच्छी नहीं है इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी वजह यह भी है कि एक तो बानी से दूरी, फिर फारूक सत्तार साहब जैसे सीनियर लोग भी पार्टी से अलग हो गए हैं या निकाल दिए गए हैं, क्योंकि बुनियादी रुकनीत उनकी खत्म कर दी आप लोगों ने, तो इसलिए भी लोग नाराज हैं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर उसूलों की बुनियाद पर सियासत है तो फारूक भाई को जिस अंदाज से उनकी रुकनीत ख़त्म की गई है वो जमहूरी फैसला था। इससे पहले भी जो बाइफर्केशन हुई पार्टी में वो लोगों की मर्जी पे हुई, और मैं ये समझता हूँ कि बाज़ अहबाब जो ये समझते हैं कि इत्तेहाद होता तो हमारे वोट बढ़ जाते, ऐसा नहीं है। जिस आदमी ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वोट देना है, ख्वाह उसमें 50 ग्रुप हो, वो वोट डालेगा, या उसमें एक ग्रुप हो, क्योंकि ये है कौमियत का मसला है। हमारा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है, एक तहरीक का नाम है। नहीं सर, लेकिन वो शख्सियात आती जाती रहती हैं। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन तो इससे तो ये पता चल रहा है कि जिन शख्सियात की हम और आप बात कर रहे हैं, उनके जाने के बाद आप ये इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि उन्हीं की वजह से फर्क पड़ा है। वो अगर होते तो रिजल्ट शायद कुछ और होता, और ये तो लम्हा फिक्रिया है कि अब अगर सर देखिए, कौमी असम्बली का इलेक्शन फारूक सत्तार भाई ने 2 जगह से लड़ा जी। वो थे उस वक्त पार्टी के इलेक्शन से हारे ना, डिफेंस में भी हारे और इसके बराबर अंशुल लाइन की सीट से भी हारे। नहीं, लेकिन उस पर तो सर आप लोग ये कहते हैं ना कि ये तो इसलिए हो गया कि उस जमाने में तो आज भी आप कहने फरिश्तों ने वोट डाल दिया, तो देखिए आरटीएस का बंद हो बैठ गया। जी जी, ये देखिए मैं आपसे बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपने लियारी से इलेक्शन लड़ रहे थे, और मैं भी लियारी से मुझे टिकट दिया था पार्टी ने। जब वो पहली दफ़ा आए हैं तो दानिस्ता या ना दानिस्ता उनका मुठभेड़ जो है वो हमारे नन्हे से जुलूस से हो गई, और बाज़ लोगों ने शीशों से तोड़ दिया गाड़ियों के उनकी। उसके बाद दोबारा बिलावल साहब जो थे वो लियारी में दाखिल नहीं हुए पोलिंग वाले डे तक। हमारे कैंप से 55,000 पर्चियाँ गईं लियारी में, वोट हमारे निकल रहे हैं 10,300। तो ये तो अक्ल से बाला तर है ना। और जिनके कैंपों पे कोई बंदा ही नहीं था, जैसे टीपीएल के लोग थे, लेकिन पीटीआई के कैंप वीरान पड़े हुए थे, खाली पड़े हुए थे, वो जीत गए। तो वो जो फार्मूला था, उस फार्मूले पे हमारे बड़ों को एतराज़ करना चाहिए। हम तो इस हैसियत में नहीं है कि वो इस फार्मूला जो बनाया गया था उसकी नफ़ी करें। नहीं, लेकिन सर बड़े भी ज़ाहिर है आप लोग शामिल हैं, आप राब्ता कमेटी में हैं, सीनियर हैं, आपकी सुनी जाती है पार्टी में, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी रिजल्ट ज़ाहिर है सामने आया है उसमें तो अब आपने तो कहा जी कि इस बार भी यही हुआ। सर कैंटोनमेंट के इलेक्शन में भी फरिश्ते अगर इन्वॉल्व हैं और आप कह रहे हैं कि जी वो थे, आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि लोगों ने फरिश्ते ही तो इलेक्शन करा रहे थे ना। कंटोनमेंट मीन्स
सर वो ठीक द है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया सर देखिए गवर्न बाय सर एमपी और अपना जो आर्मी ऑफिशियल्स। सर वो बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देखिए कि अगर फरिश्तों की बात आप कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी भी तो शहर में कामयाब हुई है। पहले सीटें उनकी चंद सीटें थी, 4 या 5 जीतते थे, अब वो अगर 17 पर पहुंचे हैं तो इट्स मीन के लोगों ने उनको वोट दिया है। आप लोगों से वोटर सपोर्टर आपके नाराज हैं कारकर्दगी वो ना होने बिल्कुल, की वजह मैं से। आपकी इस बात आपका से मेयर कारकर्दगी नहीं दिखा सका, आपके 2 वफाकी वजीर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, इसलिए इसीलिए लोग तो हम नाराज कह रहे हैं वजारतें छोड़ो, रोड पर आओ और लोगों के साथ खड़े हो जाओ। उनका जो डिमांड है, शहर में पानी नहीं है, शहर में कूड़ा जमा है, शहर में सफाई का इंतजाम बेहतर करो, शहर में ट्रांसपोर्ट बेहतर करो, इसके लिए महंगाई को कंट्रोल करो। अगर इन तमाम चीज़ों के लिए हम रोड पर निकल कर आएंगे तो कल जो वोटर है वो हमें वोट देगा, वरना हमारा आने वाले इंतखाबात में इससे। अच्छा सर, ये तो बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो तजिया दुरुस्त है आपका कि जी वोटर जाहिर है वरना तो वोट नहीं देगा आपको। इस पर मैं एक अहम जो सवाल है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर हम बात ये आपकी तस्लीम कर लें तो अब आपके 2 वुज़रा या आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वजारतें छोड़ भी दें, वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, तो आपके पास ये मुझे बता दीजिए कि क्या वजूहात क्या हैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की और दोनों वजारतें न छोड़ने की? क्या ऐसी परेशानी है आपको? क्या लगता है आपको? हमें कोई परेशानी कोई नहीं है। अच्छा, हम सिर्फ इस मुल्क में ये हुकूमत बचाने के लिए, वजह जिस दिन 7 आदमी बाहर आ जाएंगे पीटीआई, तो वो 7 आदमी तो आपके पास हैं, हुजूर कब बाहर आ रहे हैं आप लोग? वो उसका ही फैसला करना है हमने। वजारतों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। वजारतों से ये वजारतें ना होने के बराबर हैं सर। वजारतें, इन वजारतों की वजह से हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं। सर फारूक सत्तार साहब ने कहा, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा जी ये वजारतें शील्ड हैं, प्रोटेक्शन है, वरना गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी। डर है आप लोगों को? हमें कोई डर नहीं है। हमारे कामों में आप लोग इन्वॉल्व रहे हैं, हमारे आप लोग कुर्बानियां दी हैं, पीछे होंगे। जितने लोग शहीद हुए हैं, जितने लोग जेलों में हैं, जितने लापता हैं, देखे ना, हम उनके लिए क्या है सर? वही तो वोट नहीं दे रहे आपको। मैं आपसे, अब हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। अच्छा, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, 100 जो लापता है उनकी वजह से वोट नहीं मिला आपको? नहीं, ये बात नहीं। मैं तो अब बता रहा हूं कि जब हमारा कारकुन गायब है और हम उसको ला नहीं सकते, तो हम इस हुकूमत में बैठकर सिर्फ ताली बजा सकते हैं, कोई काम की बात नहीं कर सकते। तो ये तो मैं पूछ रहा हूं सर, आप ही की बात सर। देखिए, 2 बातें मेरी बात समझिए सर, जरूरी सवाल तो सुन ले। मैं चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले 162 अरब के जो पैकेजेस का ऐलान हुआ, वो नहीं मिला आज तक। उस पे क्यों नहीं अमल दरामद? 1100 का पैकेज का ऐलान हुआ, वो नहीं मिला सारी आपको। लॉलीपॉपें हम कब तक खाते रहेंगे? तो सर क्यों खा रहे हैं, ये तो पूछ रहा हूँ। मजबूरी आप बताने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को क्यों बचा रहे हैं जब आपकी सियासत खत्म होने पे आ गई? 3 सीटों पर आ गए कराची में 14 से, उसके बावजूद 2 वजारतें लिए, मजे ले रहे हैं आप झंडे वाली गाड़ी के। आप इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंच रहा है, वो पैसे की मद में हो। आने वाले हालात में आप देखेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इनके साथ बाकी भी 1.5 साल कटाएं, इसलिए कि जिस दरख्त से आपको फल ना मिले, साया ना मिले, तो उस दरख्त से बेहतर ये है आप किसी और जगह ज़मीन पर बसेरा कर लें। सर ये तो एमक्यूएम की खासियत रही है कि हमेशा इक़्तिदार में रही एमक्यूएम, और आज भी आप ये बात कर रहे हैं इस हुकूमत से आप खुश नहीं हैं। आप कह रहे हैं जी बिल्कुल इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, लेकिन बाहर हम नहीं आएंगे। यही तो मैं मजबूरी जानना चाह रहा हूं। कह रहा है? मैं तो कह रहा हूं बाहर आएंगे। कब आएंगे सर? कब आएंगे? वो जब पार्टी फैसला करेगी। और पार्टी का फैसला करेगी सर? मेरी जाती राय ये है, हालांकि आपको याद होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा था, वजारतें जब छोड़ी थी उन्होंने कहा था अवाम में जाएंगे, अवाम हमें कहेंगे तो चले जाएंगे। कहां गए सर आप अवाम में? अब आ रहा है ना वक्त अवाम में जाने का, जल्दी फैसला होगा, फिक्र ना करें। अच्छा सर, फिक्रमंद तो आप लोगों को होना चाहिए। 14 से 3 पर आ गए हैं। आप ताने दिया करते थे पीएसपी वालों को, आज पीएसपी का भी एक काउंसलर है, आपके 3 है, क्या फर्क रह गया? वो तो जो गोद लिया है उन्होंने आज, इससे बेहतर ये था कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा कर लेते। एक आदमी जो आजाद जी था उसको आपने गोद ले लिया। सर आप तंज कर रहे हैं पीएसपी पर और लम्हे फिक्रिया है। ये तो अंदाजा करें कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को सलाम नहीं करेंगे। आपको बांध के रखा हुआ है कराची में, जहां से उनके अपने 14 सीटें निकल आई, जहां 14 नहीं थी। आपको बिल्कुल ही नीचे ले आए हैं, आपका कराची से सफाया कर दिया, और आप बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते किसी को कि हमारा सफाया क्यों हो गया, हमारे पास क्यों सीटें नहीं आ रही। बताएं अब क्या खुली खुली गालियां बकें?
अच्छा, इससे ज्यादा क्या बतलाएं? अंदर तो गुस्सा है, इसका मतलब अंदर गुस्सा है, बिल्कुल। पनप रहा है, लेकिन जाहिर मजबूरी है, कुछ आपकी कहीं से कुछ इशारा नहीं मिल रहा आपको बाहर आने का, नहीं नहीं, मजबूरी है। इशारा क्या, हम तो किसी के इशारे पे चले ही नहीं है। जो लोग चल रहे हैं इशारों पे वो परेशान है। सर वो इशारों मैं में तो- चल रहे होते, कुछ सीटें होती। मेरी अर्थ तो सुन अब लेना। तो ये बात ना करें, इल्जाम ना लगाएं सर। अब आप मेरी अर्थ सुन लें कि अगर जो लोग इशारों पे चल रहे हैं वो चलते रहें, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं होगा। अच्छा, 2 वजारतों से सर आपके कारकुनान को, वोटर सपोर्टर को फायदा हुआ है? मेरे एतबार से तो एक रत्ती बराबर फायदा नहीं है। सर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप कह रहे हैं फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो फिर बैठे हुए आप वहां पर? वो सिर्फ 2 वजीर झंडा लगा के जरूर घूम रहे हैं, कैबिनेट में बैठ जाते हैं, लेकिन मेरे एतबार से एमक्यूएम को किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ है। आपके लापता कारकुनान फरोग नसीम साहब वहां बैठे हुए, दफ्तर नहीं खुले उनसे हमारे, जवाब नहीं लेते सर आप? हमारे दफ्तर नहीं खुले जिन पे रेंजर्स ने सीलें लगाई दी हैं। हमारे लोग सड़कों पर बैठ के काम कर रहे हैं। इन नामसाइद हालात में अब भी अगर हम हुकूमत में रहें तो ये मेरी बात समझ में नहीं आती। आपकी समझ में नहीं आएगी सर, इस पर एहतजाज करेंगे फिर आप, अगर नहीं मानी गई आपकी वो बात? तो बिल्कुल करेंगे। ये आपके प्रोग्राम में एहतजाज कर रहा हूँ मैं। एहतजाज आप कर रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, अच्छी बात है सर, ये तो होना चाहिए। और पार्टीज में जाहिर है सुनी जाती है आप जैसे सीनियर लोगों की, और जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ये बड़े अहम मसला भी है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हमारे साथ होंगे, मेंबर सिंध असम्बली, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो सर बात कर रहे हैं ना कि कैंटोनमेंट्स के इलेक्शन के हवाले से, आपने तो खरी खरी बात कर दी आज कि क्यों हार गए, आपने साफ सुथरे अल्फाज में बता दिया। लम्हा फिक्रिया आपकी पार्टी के लिए भी, और जो पार्टी यहाँ पहले नंबर पर थी वो दूसरे पे भी नहीं आई, वो तीसरे और चौथे पे चली गई है, और तो जाहिर है इस पर बात होगी। अच्छा सर, के इलेक्ट्रिक ने रजामंदी जाहिर कर दी है जी, के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली का जो मामला था उस पर उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल अब टैक्स इकट्ठा करने पर हम रजामंद हैं और सिंध हुकूमत ये करने जा रही है। इस पर आप लोगों का एतराज़ क्यों है? सर हमें इसलिए एतराज़ है कि जिस तरीके से टेलीविज़न का 30 रुपए का बिल पहले जमा होता था, जब आप लाइसेंस 30 रुपए में बनता तो ज़माने में, वो पैसा कब और कितना जमा हुआ, कहाँ गया, आज तक नहीं पता। के इलेक्ट्रिक ये जो बिल जमा करेगी सर, ये इस तरह नहीं हुआ जिस तरह ये पैसा जमा होता था 30 रुपए के हिसाब से और पता नहीं चला आवाम को आज तक कहाँ गया, जिस तरह आप लोग भी ज़कात फितरा जमा किया करते थे, खाले जमा करके पैसे इकट्ठे करते थे, वो पता नहीं चला आज तक कराची वालों को, आपके वोटर सपोर्टर को कहाँ जाता था? वो तो जहाँ जाता था सबको पता है। अच्छा, और मतलब बैरन मुल्क जाता था, ये कहना चाह रहे हैं? अब जो है, नहीं मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, अब तो हमारा ये खाले उलो का सिस्टम खत्म हो गया है। हमारे पास तो बिजली का बिल देने के पैसे नहीं होते दफ्तर का। जाहिर है सर, अब वो भत्ता बंद हो गया बिल्कुल। नहीं, भत्ता क्या बंद हो गया? भत्ता तो किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। अब खाली कोई अच्छी बात है, परेशान हमारे है। प्रोग्राम में ये तो ये किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं। तो सर हुकूमत में अब ये तो आप देखिए, बैठे बात हुए समझ सील में में हैं कि भत्ता शुरू हो ये- जाए, लेकिन वो इजाजत नहीं ये दे रहे आपको। गलत, आपका प्रोपेगेंडा गलत था। भत्ता उत्ता कभी एमक्यूएम ने नहीं लिया। एमक्यूएम एक पढ़े लिखों की जमात है, थी। और थी नहीं है। अच्छा है। आज आप किसी भी हमारे एमएनए एमपीए या जो भी लोग हमारे साथ हैं, सेनेटर्स को देख लीजिए, सब पढ़े लिखे शाइस्ता लोग हैं। तहजीब हमारी जो है वो सियासत है, वो हमारी ताकत है। ताकत हमारी तहजीब इमरान खान नहीं साहब है। ने भी कहा जी नफीस लोग। तब ये नफीस लोगों को आप ऐलान कर दें और फिर पैसे ना दें तो फिर बड़ा मसला हो जाता नफीस है। लोग को जाहिर है 162 का आपने खुद का ऐलान किया, फिर नहीं दिए, और 1100 अरब रुपए का पैकेज का खान साहब ने ऐलान किया, वो भी नहीं दिया। तो और फिर इस तरह का रिजल्ट जब सामने आएगा तो गम और गुस्सा इस वक्त एमक्यूएम में बहुत ज्यादा है। छोटा सा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जनाब होगा क्या, क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम बात करें तो अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं, ताने भी दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। और फिर कराची की अगर हम बात करें, सिंध पूरे की कंप्लीटली अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी काम तो नहीं हो रहा, और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूल होंगे, फायर और कंजर्वेंसी टैक्स जो इकट्ठा होगा सालाना 9 अरब रुपए इकट्ठे होंगे और वो कराची पे लगाए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन एक अहम चीज ये भी है कि डॉलर के हवाले से भी मुझे आज गुफ्तगू लाजमी करनी है, क्योंकि तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है डॉलर 170 रुपए पर। फिर पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद इजाफे की बात हो रही है। उसके बावजूद भी अगर इत्तेहादी, इस तरह एमक्यूएम तो नाखुश है बकौल डॉक्टर महफूज यार खान साहब के, बाकी इत्तेहादी भी के साथ रहेंगे इन तमाम चीज़ों के, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं जी उज़्मा कारदार साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई की, मेंबर हैं पंजाब असम्बली। आपको खुश आमदीद कहते हैं उज़्मा कारदार साहिबा।
जी बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का हमें। अच्छा, क्या कहेंगी? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कहा है जी, नाजायज हुकूमत को अवाम के हकूक पर डाका डालने नहीं देंगे और बहुत जल्द ऐसा होगा कि इस गवर्नमेंट को हम घर भेज देंगे। देखिए बिलावल से फिर एक सवाल करें कि अगर हम नाजायज हैं तो फिर ये भी नाजायज है सिंध में, तो फिर इनको भी घर भेजना पड़ेगा। ये तो फिर तय कर लेना कि एक एक बात फिर रुक जाए ना, कौन जायज है कौन नाजायज है। ये तो फिर अब अवाम के हाथ में होता है। अगर ये समझते हैं कि अवाम ने इनको सिंध में मैंडेट दिया है तो इनको ये एक्सेप्ट हजम कर लेना चाहिए, बल्कि कि हमें अवाम ने पूरे पाकिस्तान का मैंडेट दिया है। अच्छा, इस पर ये बताइएगा कि एमक्यूएम से डॉक्टर महफूज यार खान साहब मौजूद हैं और वो नाराज हैं, कह रहे हैं जी देखिए इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनने पर हमें तो ये फायदा कोई नहीं हुआ, नुकसान हो गया कराची में उल्टा, कि 14 सीटें हुआ करती थी कंटोनमेंट के इंतखाबात में, अब 3 रह गई हमारी और लोग नाराज हैं क्योंकि कारकर्दगी आपकी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से इन्हें भी नुकसान हो गया। देखिए एमक्यूएम वाले हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं और हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब अगर ग्रास रूट लेवल पे इन इन ये सीटें नहीं इनकी आ सकी तो ये तो फिर इनको खुद लम्हा फिक्रिया इनको सोचना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो गई। अब ये तो हमें पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और चूंकि कराची में एमक्यूएम ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इन्होंने लोकल बॉडीज को ना कोई फंड्स जारी किए ना उनको फंक्शनल किया, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे नहीं, खिलाफ ये बात वोट दुरुस्त जाता है है। आपकी, लेकिन इसमें मसला ये है उस्मा साहिबा कि पीपल्स पार्टी जो यहां से 4 सीटें लेती थी वो 17 पे पहुंच गई, एमक्यूएम 14 लेती थी 3 पर आ गई। वो कह रहे हैं जी, और आपकी पार्टी की भी 14 सीटें यहां से निकल आई लेकिन एमक्यूएम की 3, मतलब आप लोग कराची में फल फूल रहे हैं, एमक्यूएम तो वापसी की टिकट कटा ली इन लोगों ने। तो अब देखें ये कौन ये सा जादू तो किया आप लोगों ने? देखें ये तो अवाम का एतमाद है ना, ये तो एतमाद का वोट है। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे एतमाद करते हैं और इसीलिए उन्होंने, आपको पता है 8 लाख वोट हमें कराची के लोगों ने दिया था और अभी भी उनका एतमाद कायम है। तो ये तो एक दिस इज राइटिंग क्लियर ऑन द वॉल। अब एमक्यूएम वालों को देखना चाहिए कि कहाँ वो लोग पूरा नहीं उतर सके। लोगों की नहीं, वो इनका तो जो ये एक कहना है, उम्मीद थी नहीं उनसे। ठीक है, आपकी बात सियासी हवाले से तो दुरुस्त है, लेकिन डॉक्टर महफूज यार खान साहब भी जाहिर है सीनियर पॉलिटिशियन, वो ये कह रहे हैं असल मसला और कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने वोट तो देने थे हमें, पीटीआई वाले जो जीते हैं उनको फरिश्तों ने एक बार फिर वोट दे दिए इसलिए वो जीत गए, अब हम तो खामखा हार गए क्योंकि हम इत्तेहादी बने हुए थे पीटीआई के और लोग नाराज हैं आपसे। देखिए जी ये बड़े, ये मैं तो हैरान होती हूँ ये मंतक जब मैं सुनती हूँ कि ये तो वही है जी, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। अगर आप की सीटें निकल आए जिस तरह पिछले अदवार में आप देखें कितनी इनकी स्ट्रांग पार्टी थी, तो उस वक्त जो था वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। अब अगर हार गए तो वो अब ये इदारों पे तो फिर उंगलियां आपका उठाते हैं। तो ये आपका तो ये आपके ज्यादती है, आपके ये ज्यादती है। इस हार में जो ऐलानात है ना वो आड़े आते हैं। अगर सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू हो गया होता और ये जो 2-3 और के 4 का मंसूबा था, कराची में डिसैलिनेशन प्लांट था, ये तमाम चीज़ें लगती तो लोग समझते कि हम पीटीआई की हुकूमत के साथ रहकर इस शहर की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं, तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। अब सिर्फ लॉलीपॉप की वजह से ही हमें नुकसान हुआ है। नहीं नहीं है, देखें ये कोई बात नहीं है। आपकी बसें और ये सर्कुलर रेलवे वगैरह ये सारे प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन है, इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर ये स्टार्ट भी हो जाएंगे। आपके सारी सफाई का, नालों का जो बंदोबस्त है वो देखें। अच्छा, मैं महफूज साहब आंसर फेडरल हैं, वो कह हुकूमत रहे हैं जी ये तो लॉलीपॉप है। जितना भी कोशिश करके देखें, फेडरल हुकूमत के पास भी लिमिटेड फंड्स हैं, क्योंकि सारे पैसे जो हैं वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिल जाते हैं। ये मेरी हेल्थ बहन, और ये ये जो ऐलान हुआ है ना एजुकेशन। 162 अरब का, तो ये तो बजट में रख के ही हुआ है ना, वो तो रिलीज करते रहे ना। अच्छा, लेकिन इसमें मसला ये वो है उस्मा कादर आहिस्ता साहिबा, आहिस्ता 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 रिलीज हो रहा है जी। आप देख रहे हैं कराची में डेवलपमेंट है जो है वो हो रही है। यही तो और मसला है कि इससे डेवलपमेंट भी हो रही है, आप लोगों की पार्टी यहाँ से माशाल्लाह ऊपर की तरफ जा भी रही है, वोट्स मिल रहे हैं, एमक्यू नीचे आ रही है, तो इसलिए वो कह रहे हैं जी बहुत हो गया, हमें तो साथ देने के बाद ये ऊपर जा रहे हैं साथ देने से हमारे, और हम नीचे आ रहे हैं, तो अब मजीद ज्यादा हम हिस्सेदारी नहीं कर सकते इनकी, बाहर आने की देखें बात फिर कर रहे हैं। इनसे 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 आप ये पूछें कि पंजाब में फिर हमें क्यों नहीं कैंट बोर्ड में हमारी पजीराई हुई।
अगर हुकूमत की मशीनरी ही हमने इस्तेमाल करनी होती तो फिर हम सबसे पहले पंजाब में ना करते। नहीं नहीं, हुकूमत की मशीनरी की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं नहीं, कि आप देखिए ना, इदारों पे उंगलियां अगर उठाना बंद कर दें तो बड़ी एहसान होगा नहीं, आपके इदारों पे तो पाकिस्तान के ऊपर इदारों नहीं, और इदारों की बात नहीं पाकिस्तान कर के रहे। अवाम के इदारों ऊपर। पर तो उंगली उठाएंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर तो फिर सही आप हो देखिए जाएगा, ना, अब अपडेट अगर हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा। आप हम इदारों पर उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, हम ये कह ये रहे तो हैं अपनी देखिए, वजारतों पे उंगलियां उठा अपने- रहे हैं, ये हम तो इदारों ये पे कह नहीं रहे उठा रहे। जब उस्मा आप साहिबा, सवाल तो हमा- सुने, सवाल तो सुन ले। हमारे ये इदारों पे नहीं उठा रहे, ये तो अपनी वजारतों पे उंगलियां उठा रहे हैं कि हमारा वजीर कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा, आईटी का मिनिस्टर कुछ नहीं कर पा रहा, हाथ बांधे हुए हैं सबके। ना हम यहाँ कराची में पहले की तरह वो हमारी जो हुआ करती दफातर थी, बंद पड़ा हुए हमारे, दफातर बंद है, हमारे कारकुनान जो है वो अब तक गुमशुदा वापस नहीं लापता आए, लोग बाजियाब नहीं बत्ता हो हम रहे नहीं हैं। ले सकते, पहले की तरह बाजार हम नहीं बंद करा ये सकते। बत्ते का लफ्ज जो है उसको आप हदफ कर दें। तो है। देखिए, अब ये तो फिर आपको हजम करना पड़ेगा ना। ये पुरानी जो रीत रिवायतें आपने डाली हुई थी वो तो मान अब लिया खत्म आपने। हो गई हैं। सर, ये अब वो रीत नहीं, रिवायतें अब छोड़नी दोबारा वो पड़ेंगी नहीं आ आपको, कह रही है सकती। हमारे साथ रहना है देखिए आपने, ना, तो पुरानी रीत रिवायतें छोड़नी पड़ेंगी, उज़्मा बहन, नफीस लोग बनना पड़ेगा। उज़्मा बहन, हमारे तो कराची को जितने अमन का हमने कारकुन गहवारा हैं, बनाना है और ये जो इंशाल्लाह भी यहाँ बनाया से है। हमारा कोई कारकुन, जब से 22 अगस्त के बाद से हमारा कोई कारकुन किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में ना पकड़ा गया है, ना इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेट पॉलिसी है और सारे पढ़े लिखे, अब आप भी देख रही हैं ना जो हमारे एमपीएस एमएनएस वहाँ आपके पास आए हुए हैं। अच्छा सर, दोनों पार्टीज आप परेशान हैं। मैं चाहता हूँ जाम शबीर अली खान साहब भी मौजूद हैं, मेंबर इन सिंध असम्बली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्हें भी शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जाम साहब। वालेकुम सलाम। जाम साहब, ये इस वक्त एमक्यूएम के भी नुमाइंदे मौजूद हैं और पीटीआई की नुमाइंदा उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, एमक्यूएम के डॉक्टर महफूज यार खान साहब मौजूद हैं और ये बात कर रहे हैं जी हमें तो बड़ा नुकसान हुआ कराची में। जाहिर है आपकी सीटें बढ़ गई हैं, एमक्यूएम की कम हो गई, लेकिन तादाद पीटीआई की सीटों की भी बढ़ी है कंटोनमेंट इलेक्शंस में। इंशाल्लाह हमारी पीपल्स पार्टी की सीटें पहले से ज्यादा बढ़ी हैं। कराची में हमारे कायद आसिफ जरदारी साहब को चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हमारे एमपी है जाम शबीर अली खान बिल्कुल काम कर रहे हैं। अभी जो कैंटोनमेंट के बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमारे कैंडिडेट हैं जो वो कामयाब हुए हैं बड़ी अक्सर से आई। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन सिंध के हवाले से पूरे सिंध की बात करते हैं, जाहिर है कराची हिस्सा है सिंध का। ये जो एमक्यूएम बार बार एक ही बात करती है, वो कराची के जाहिर लोगों के जो दरीना मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। यहाँ पर न कूड़ा उठाया जाता है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गया है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। नहीं, हमारा तो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, एमक्यूएम वाले खुद काम नहीं करते, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। अभी मुर्तजा वहाब साहब है जो बिल्कुल काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के। आप आई गए सर्वर की लाइन पर ताकि लड़वा देंगे। नहीं सर, काम नहीं होगा तो जाहिर है बात तो होंगी ना। जाम साहब, मसला ये है पानी का बारिश का पानी खड़ा हुआ है शहर में। ये कह रहे हैं जी बारिश का पानी भी रुका हुआ है, सड़कें टूटी सड़कों हुई पर है। सड़कें टूटी जो फूटी हुकूमत हैं। सिंध ने सड़कें बनाई थी, यूनिवर्सिटी रोड और तारिक रोड, उसका आप हशर देख लीजिए। अभी जो और काम कर रहे हैं वो करना चाहिए उनको। शहर का जब उन्होंने चार्ज संभाला है तो जाम साहब, ये तनकीद की बात इसलिए है कि या तो आप पहले फेज में ही इतना मुस्तहकम काम कर लें कि वो सड़क दोबारा टूटे नहीं, 10 बारिशें हो जाएं। ठीक है। अच्छा उस्मा साहिबा, आप क्या कहेंगी? जाहिर है आपके इत्तेहादी जो हैं वो तो अब नाराजगी और बात आगे चली गई, क्योंकि जाहिर है राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम के, ये तो फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगर इनकी 7 सीटें निकाल ली जाएं तो हुकूमत तो खत्म हो जाएगी। अब किस तरह बनाया जाएगा इन्हें, क्योंकि ये तो कह रहे हैं 1100 अरब का पैकेज वो नहीं दे रहे, आप 162 अरब का भी नहीं दे रहे, अब दफातर खोलने को नहीं है, कारकुनान लापता है इनके बहुत सारे, वो वापस नहीं आए, तो फिर तो गवर्नमेंट खतरे में होगी। इसका मतलब अगर एमक्यूएम पाकिस्तान वापस आ जाए। नहीं, देखें, हाँ, एमक्यूएम बिल्कुल हम इनको साथ लेके चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। इनकी जो भी अब ये तो आपने कोई जबान मुबारक करे, अल्लाह ताला आपकी जबान मुबारक करे। यही जज्बा और जोश जो है वो बनी गाला पे भी आए।
अच्छा, आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा जाम साहब, नाजायज हुकूमत को अवाम के हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे, बिलावल भुट्टो साहब का ये बयान भी हमारे सामने है। और लेकिन जो अदम एतमाद की बातें बार बार हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उस पर फजल रहमान साहब ने आज बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी हमें इस्तीफे न देने का ताना देने वाले अदम एतमाद क्यों पेश नहीं करते। अच्छा, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो बड़ा अहम मसला है महफूज यार खान साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? ये KMC के हवाले से जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि इलेक्ट्रिक KMC के लिए टैक्स इकट्ठा करने पर रजामंद हो गया है, इस पर ये बताइए कि एतराज क्या है आपको? अगर टैक्स इकट्ठा होता है और सालाना तकरीबन कहा जाता है 9 अरब रुपए इकट्ठे होंगे और कराची वालों पर ही खर्च होंगे, कराची की डेवलपमेंट पर खर्च होंगे, तो इस पर एतराज तो नहीं करना चाहिए आप लोगों को? देखिए, मसला ये है कि ये 50-50 है। जब दूल्हा दुल्हन होते हैं तो एक तैयार होता है, एक नहीं होता है। तो काजी कहता है कि 50-50 मामला है कि इलेक्ट्रिक को तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो हमारा खून चूस रही है और गलत बिल बेच के, यानी कि 30 की जगह 34 और 35 दिन के बिल बना के ताकि स्लैब बढ़ जाए। और के इलेक्ट्रिक जो है उसने जो इस शहर का हशर किया हुआ है, अल्लाह ताला इससे हमें निजात दिला दे और इंटरनेशनल मार्केट में 2-4 और पावर कंपनियां आ जाएं ताकि इस शहर के मसाइल हल हों। सर के इलेक्ट्रिक को भी तो देखें, बेलगाम घोड़ा आप ही लोगों ने बनाया, निष्कारी में MQM शामिल थी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। आज आप के इलेक्ट्रिक पे एतराज कर रहे हैं, चले ठीक है जी, वो माजी हो गया, लेकिन आज भी सर ये जो टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ ना सर, पैसे देखिए, जो अरबों रुपए का KMC पे जो बिल चढ़ा हुआ है, आप देखिएगा जरा, पैसे जमा हो जाने दें, पहले तो उसको मिन्हा करेंगे और जो भी ऑर्गेनाइजिंग मोड होगा वो कहेंगे जी इतने अरब तो KMC पे पहले चढ़े हुए थे, इतने जमा हुए हैं, इतने रह गए। सर देना तो है ना KMC ने, ये क्या बात की सर आपने? KMC ने देना तो पड़ेगा KMC को, बिल्कुल। हमारा खून चूस के क्यों दे रहे हैं? तो सर ये आपका सर एक बात, सर सवाल सुन ले, वो जो है ये जो टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ, फायर एंड कंजर्वेंसी टैक्स 2008 से नाफिजुल अमल है। आपके मेयर साहब भी इकट्ठा करते रहे हैं। आपके मेयर साहब अगर आपके मेयर साहब ने अगर इकट्ठा किया था और वो खर्च नहीं कर सके, आप लोग, आपके पास टेंडर में पानी तो डालने का होता नहीं है, गाड़ियां खड़ी थी उस पर ड्राइवर नहीं है, आपका सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। जो नई गाड़ियां अभी मंगाई थी वसीम सर, ये दो बातें आपने कर दी। देखें, हाँ। एक तरफ तो आप इमरान खान साहब की हुकूमत को छोड़ना इसलिए चाह रहे हैं कि उनसे 162 अरब का ऐलान किया था, वो कुछ नहीं कर सके, कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अगर आपका मेयर 4 साल यहाँ बैठा रहा, ये कहता रहा कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, खैरात भी नहीं है, तो इस्तीफा दे देते, बाहर आ जाते। आज ये मिसाल आप वफाकी हुकूमत के लिए कायम करना चाह रहे हैं। मेयर आपका अगर खैरात नहीं थे, पैसे नहीं, बाहर आ जाना चाहिए था। आप फिक्र ना करें, इस्तीफा देंगे, बाहर आएंगे ताकि अवाम में अपनी दोबारा जो साख वो बहाल करके आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अपना भरपूर किरदार अदा करें। सर ये तो आपकी देखिए जाती राय है ना, कि ये तो आप अच्छी बात है कह रहे हैं कि पार्टी आपकी बात अगर सुन लेती है और मान लेती है, ठीक है, वरना ये 3 सीटें तो लम्हा फिक्रिया ये 0 पे आज आ जाएंगे। और दूसरी बात सर, जिस तरह निजकारी आप ही के दौर में हुई, आप शामिल थे निजकारी में, इस तरह मर्दमशुमारी का आप बात करते हैं, मामला उठाते हैं, चंद सौ लोगों को लेकर सड़कों पर भी आते हैं, ये भी पार्लियामेंट से पास हुई तो दस्तखत मौजूद है। वहां सिर्फ आप क्या करते हैं जी, वहां सिर्फ आवाज उठाते हैं कौमी असम्बली में और उसके बाद साथ बैठ जाते हैं। आपने सिर्फ खवातीन को गिना कराची की, मर्दों को तो गिना ही नहीं है। अब जो सेंसस होगा उसमें आप दोनों को गिन लें, ये 3.5-4 करोड़ का शहर है। तो सर किस तरह बोल सकेंगे आप? 2 मिनिस्ट्रियां आपको दी हुई हैं, जबानबंदी की हुई है, 2 मिनिस्ट्रियां देके आप, ये 2 मिनिस्ट्रियां जो हैं इन्हीं की वजह से तो परेशानी है। यही तो बोल रहा हूँ, जबानबंदी हो गई आपकी। नहीं, आपकी डिमांड, इसका मतलब है आज पता चले लोगों को, इसका मतलब लोगों को आज पता चले आप MQM का असल चेहरा डॉक्टर महफूज यार खान साहब के जबानबंदी, अवामी मसाइल जितने भी हैं वो आप लिख के जरूर जेब में रख लेते हैं, लेकिन वहां जाकर उन मसाइल पे बात नहीं करते। आप कहते हैं जी हमें मिनिस्ट्रियां दे दें, हमें फंड दे दें, ताकि हमारे जितने लोग औरंगी में, कोरंगी में, लालू के सुरजानी में रहते हैं वो डिफेंस में शिफ्ट हो सके, पैसा बाहर शिफ्ट हो सके। आप जो है ये तमाम चीजें सामने जरूर रखिए, देखिए कैबिनेट में क्या फैसले होते हैं और हमारे वज़रा किस अंदाज से उसको पेश करते हैं और अपनी सी कोशिश हम पूरी करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये, नक्कार खाने में तूती की आवाज कुछ भी नहीं कर सकता, सुन नहीं सक रहे, लेकिन ठीक है, चलिए बताते हैं, आप छोड़ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, ये काम आपसे जाहिर हो नहीं सकेगा, इसमें बड़ी परेशानियां होंगी आपको, यकीनन झंडे वाली गाड़ी भी चली जाएगी और फिर गिरफ्तारियां। फारूक सदार साहब ने सही कहा था, शील्ड और प्रोटेक्शन का काम कर रही है 2 वजारतें और हमारा हुकूमत में जाना। उस्मा कारदार साहिबा जी, आपके भी जाहिर है 14 MNAs हैं यहाँ से, कैंटोनमेंट्स को छोड़ दें, 14 MNAs आपके यहाँ पर मौजूद हैं
और वो जाहिर है वफाक में आपके साथ बैठे हुए हैं, वो सारे खुश भी हैं, उनको फंड भी दे दिए इमरान खान साहब ने, हालांकि कहा करते थे फंड जो देना ये सियासी रिश्वत होती है। चलें जी ठीक है, अब ये बताइए कि इस वक्त कराची वाले जाहिर है बिलबिला रहे हैं, ना पानी है, ना यहाँ पर ना बिजली घरों में आती है, और उसके अलावा सड़कें टूटी फूटी हैं, कचरा है, सब कुछ मसाइल, बेपना मसाइल है इस बड़े शहर को। आपके अपने लोग इन मसाइल को हल करने में नाकाम हैं। तो अब ये जो इस तरह की आवाज़ें जब आएंगी कि हम हुकूमत छोड़ देंगे आपकी, आपको मसाइल तो हल करना पड़ेंगे, लेकिन आप जाहिर है इस वक्त तक तो 3 साल हो गए खान साहब को, दौरे ज़रूर किए उन्होंने, चंद घंटों के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। देखिए कराची जो है जी वो पाकिस्तान का दिल है और हमारा 70% जो रेवेन्यू है वो कराची जनरेट करता है। तो कराची को तो किसी सूरत में आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेजाना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनकी बहुत तवज्जो है और वो हर वक्त कराची की बात करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी कराची के हैं और अब जो 14 MNAs और तकरीबन 25-26 हमारे MPs हैं। लेकिन देखें बात सारी ये है कि वफाक एक हद तक जो है इंटरफेयर कर सकता है। यहाँ पे सिंध हुकूमत को काम करना चाहिए, दुरुस्त है, तरमीम से बड़ी प्रॉब्लम, सिंध हुकूमत को काम करना चाहिए, ये बात दुरुस्त है आपकी। देखिए सिंध हुकूमत का फर्ज बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है, इनको चाहिए कि वफाक के साथ ताउन करें और इकट्ठे मिल के जो मसाइल है कराची के उनको दूर करें। अच्छा, ये सिर्फ ये सही कह रही हैं, नहीं सही कह रही, इसमें एक छोटा सवाल मैं पूछ लूं, इजाजत दीजिए, हमें कोई ताउन नहीं मिलता है इसमें। डॉक्टर महफूज यार खान साहब से मैं बड़ा अहम सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रही है उस्मा कारदार साहिबा, जाहिर 18वीं तरमीम तो आड़े आती है, तो ये इस बात का तो आप लोगों को भी पता है कि 18वीं तरमीम के लिए वोट भी आपने दिया था। 18वीं तरमीम जब है, आपको पता है कि वफाक बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकता, तो फिर इत्तेहादी फितरी तो आप पीपल्स पार्टी के होने चाहिए थे, आपने वफाक में जाके वोट दे दिए PTI को। मोमिन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जा सकता है। हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी कोलिजन बना के देख लिया, मुस्लिम लीग नून के साथ। सर मोमिन उस वक्त कहाँ चले गए जब एक वजारत लेकर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने छोड़ दी थी, दोबारा वजारतें ले ली आपने, मोमिन उस वक्त नहीं थे आप लोग? नहीं, देखिए मसला ये है कि जब खाली छोड़ दी और हमारे कोटे में 2 वजारतें हैं, तो हमने कहा जब तक ये जो हमारे प्रोग्राम में पहले आपने कहा था एक वजारत है आपके पास, एक तो किसी और की है। तब आप फिर दोबारा लड़वा दोगे मुझे। फरूक मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है और मैंने अपना वोट दे के सेनेटर बनाया, तो अब मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूँ। सर लड़ना नहीं चाह रहे, पीपल्स पार्टी से लड़ना चाहता हूँ मैं। अच्छा ताकि शहर के हालात दुरुस्त हों। अच्छा आखिर में मैं जानना चाह रहा हूँ आप दोनों से कि डॉलर 170 पे पहुंच गया उस्मा कारदार साहिबा, और इमरान खान साहब कहा करते थे डॉलर अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो पाकिस्तान के कर्जों में करोड़ों रुपए का इजाफा हो जाता है। अब डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, 110 से शुरू हुआ था, 170 पहुंच गया आपकी गवर्नमेंट में, जिससे महंगाई में बेपना इजाफा हो गया। इस हवाले से कुछ कर रही है गवर्नमेंट आपकी? देखें अली, आपका जो रुपया है वो उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत है, जितना ही आपकी मईशत का पहिया चल रहा है। अब अगर आपकी मईशत का जो पहिया है उसको अगर आप आर्टिफिशियली मेंटेन करेंगे, ये पिछले जो हमारी अदवार में जो हुकूमतें हैं इन्होंने कैसे डॉलर को कम रखा, मार्केट वैल्यू से कम रखा। 5-5 अरब जो हैं वो नोट प्रिंट करके इन्होंने मार्केट में फेंके, सिर्फ उसको एक आर्टिफिशियली मेंटेन करने के लिए। अच्छा ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये जो बात आप कर रही हैं डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रही है उस्मा कारदार साहिबा कि जी आर्टिफिशियल उन्होंने रोका हुआ था, महंगाई को आर्टिफिशियल तौर पे कवर किया हुआ था, ये मईशत को, तो सर उस आर्टिफिशियल रोका जो हुआ था, आर्टिफिशियल था तमाम चीजें वो, तो आवाम को तो उससे फायदा पहुंच रहा था। आप भी खुदा के लिए आर्टिफिशियली रोक लें, लोगों को कुछ फायदा तो होगा, आटा चीनी दालों की कीमतें कम तो होंगी। आपसे क्या समझते हैं डॉक्टर महफूज खान साहब? बिल्कुल वजह है, जब तक बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जैसे आटा है, घी है, शक्कर है, ये 3 वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको अगर हम कम कर दें या उस पर सब्सिडी दे दें तो आम और गरीब आदमी का घर का चूल्हा जल सकेगा। और सब्सिडी के हवाले से गवर्नमेंट काम कर रही है। इसमें मैं मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा, बड़ा विजन है उनका और हम तो लंदन में साथ काम भी कर चुके हैं बहुत अरसे, तो वो सिर्फ जो भी बजट है उसमें से आप हमारे मुल्क की जो आबादी
जो बिल्कुल सप्रेस होकर नीचे चली गई है, गुर्बत की सतह से नीचे चली गई है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जहाँ लंगर खाने बना रहे हैं वहाँ सब्सिडी का एक सिस्टम बना दें। और जो चोर हैं, आटा चोर, चीनी चोर, अब घी चोर भी शुरू हो जाएंगे कुछ दिन में, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद सर से ये मामला- आपको तो पता है ना किस पार्टी में है, माफियाज का नाम आता है, उस्मा कारदार साहब तो जानती होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। सर मसला ये, किसी पार्टी का आदमी हो, उसका बिजनेस है, वो जहां अपने आप को कंफर्टेबल समझता है वहां चला जाता है। ये ऐसी है कि जिस तरीके से कोई भी सियासी जमात जब पावर में आती है, तो मेरे इल्म में ये बात है कि जितने बड़े बड़े सरमायादार हैं वो हर जमात पे पैसा लगाते हैं और छुप के लगाते हैं। जो जीत जाती है वो कहती है यार इसका तो पैसा काम आ गया, हार जाती है वो कुछ कहती नहीं है। तो हमें उस माफिया को, जो शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, जो आटे के सिलसिले में जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो गंदम की, अच्छा सही, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उस्मा कारदार साहब, आखिरी कमेंट आपके इस हवाले से कि माफियाज जितने भी हैं, वो आटा, चीनी, गंदम, किसी भी माफियाज हों, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? खान साहब कहते जरूर हैं कि इन माफियाज से लड़ाई है मेरी, तो आप तो वज़ीर आज़म हैं, तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके पास हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है जी। हमने करोड़ों रुपए की मालियत के जो गोदाम में इन्होंने जखीरा अंदोजी की हुई है, चीनी की और आटे की और गंदम की, उस सारे को पकड़ा है, बहुत रिकवर भी हुआ है। और कल आपने शौकत तरीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी कि हमारा ग्रोथ रेट तकरीबन 4% है, और एहसास का जो अब डाटा आया है उससे कैश ट्रांसफर दिए जाएंगे। जो बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा। अल्लाह खुश रखे आप। डॉक्टर महफूज यार खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जाम शब्बीर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुछ टेक्निकल चीज़ थी जिसकी वजह से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी जाम साहब से। यानी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपके सामने इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं और उनके सामने रखें, और बड़े शहरों में बिलखुसूस कराची के जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने रखें। मेरे मौजूद मेहमान की गुफ्तगू आपने सुन ली। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।